आज का हमारा टॉपिक है नए अनुपात की गणना। यानी कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उस वक्त जो नए अनुपात की गणना की जाती है वह किस प्रकार की जाती है। तो पहले जानते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यानी कि साझेदारी फर्म की पुनर्स्थापना। तो अभी हम पीछे एक टॉपिक कर चुके हैं इससे संबंधित। साझेदारी फर्म की पुनर्स्थापना से हमारा अभिप्राय है कि यदि साझेदारी फर्म में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है उसके अनुबंध में या एग्रीमेंट में, तो उसे साझेदारी फर्म की पुनर्स्थापना कहते हैं। तो विभिन्न भिन्न परिस्थितियों में साझेदारी फर्म की पुनर्स्थापना होती है। तो पहली है जब लाभ हानि अनुपात में वर्तमान साझेदारों के परिवर्तन हो जाता है, जो हमने लास्ट 2-3 लेक्चर में कवर किया है टॉपिक। उसके बाद आता है नए साझेदार के प्रवेश के समय, साझेदार की मृत्यु के समय, साझेदार के सेवानिवृत्त के समय, और जब दो फर्म आपस में मिल जाती हैं तो सब परिस्थितियों में साझेदारी फर्म की पुनर्स्थापना होती है। जो फर्स्ट टॉपिक था साझेदारों की लाभों में जब परिवर्तन हो जाता है अनुपात में, तो उनके जो लेखे किस प्रकार किए जाते हैं। और आज हम जो दूसरा टॉपिक है जब पुनर्स्थापना होती है साझेदारी की प्रवेश के समय, तो उस प्रकार जो लेखे हैं वह किस प्रकार किए जाते हैं, क्या क्या लेखे किए जाते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट होती है, आज वो हम पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं कि जो साझेदारी है उसमें नए साझेदार के जो प्रवेश है उसकी जो आवश्यकता है वह क्यों पड़ती है, हम नए साझेदार को क्यों शामिल करते हैं साझेदारी फर्म में। तो पहला है जब व्यवसाय को बढ़ाने के लिए फर्म को पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो और ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है तो नए साझेदार को प्रवेश फर्म में दिलाकर उसके माध्यम से हम पूंजी एकत्रित कर सकते हैं। दूसरा है कि जब कोई एक्सपीरियंस है, उसको अनुभव है व्यवसाय को चलाने का, अच्छे से पूरा एक्सपीरियंसड है वो, तो हम चाहते हैं कि उसके अनुभव का फ़ायदा हमारे बिजनेस को भी मिले। तो हम उस व्यक्ति को जो अनुभवी है अपनी फर्म में साझेदार के तौर पर शामिल कर लेते हैं ताकि उसके अनुभव का फ़ायदा हमारी फर्म को भी हो। तीसरा है कि जब कोई व्यक्ति जिसकी प्रसिद्धि ज़्यादा होती है, गुडविल ज़्यादा होती है, रेपुटेशन अच्छी होती है मार्केट के अंदर, तो हम चाहते हैं कि उसकी प्रसिद्धि, उसकी ख्याति और उसकी जो रेपुटेशन है मार्केट में, उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो उस व्यक्ति को हम अपनी फर्म में साझेदार के तौर पर शामिल कर लेते हैं, जिससे है हमारी फर्म को उसकी जो ख्याति है उसका फ़ायदा मिले। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि जब हम जो हमारे कर्मचारी हैं, योग्य कर्मचारी हैं, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए उनको साझेदार के रूप में अपने फर्म में हम शामिल कर लेते हैं। तो हमारी ये ज़रूरतें थी कि हम साझेदार को शामिल नया क्यों करते हैं साझेदारी में। तो पहला है जब पूंजी की आवश्यकता होती है, दूसरा जब किसी अनुभव व्यक्ति की हमें आवश्यकता हो उसका लाभ उठाने के लिए, तीसरा किसी व्यक्ति अगर प्रसिद्ध है तो उसकी प्रसिद्धि का फ़ायदा लेने के लिए, और चौथा कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए। उसके बाद आता है कि जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस परिस्थिति में कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं। तो पहला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि नए लाभ अनुपात की गणना करना। यानी कि नए साझेदार के प्रवेश के समय जो साझेदार हैं उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तो उनका नया अनुपात क्या होगा, एक साझेदार के प्रवेश के समय उसकी जो गणना है वो किस प्रकार की जाती है। तो ये एक एडमिशन के टाइम हमें निकालना होता है। दूसरा है गुडविल की गणना, जब साझेदार आता है जो गुडविल लेकर आएगा तो उसे साझेदारों में किस प्रकार बांटा जाता है। दूसरा जो रिज़र्व प्रॉफिट लॉसेस पड़े हैं उनका जो लेखे किस प्रकार होंगे। संपत्तियों दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का जो लेखा जोखा है वो किस प्रकार होगा, जो हमने पिछले टॉपिक में भी कवर किया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और लास्ट में जो पूंजी की समायोजन है नए लाभ हानि अनुपात के अनुसार किस प्रकार की जाती है।
तो आज का हमारा टॉपिक है, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को हम कवर करेंगे कि नए लाभ हानि अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है। और तो इसके अंदर जब नया अनुपात की गणना की जाती है, नए अनुपात की, तो 4 प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली, जब हमें दिया होता है क्वेश्चन में जो नया साझेदार है वो कितने अनुपात में या कितने हिस्से के लिए फर्म में साझेदार बन रहा है। जैसे मान लीजिए कोई नया साझेदार है 1/5 हिस्से के लिए, उसको फर्म में शामिल लाभों में हिस्सा दिया जाएगा। दूसरी स्थिति होती है कि जो साझेदारों को, नए साझेदार को फर्म में हिस्सा दिया जाएगा लाभों में, वह जो हिस्सा उसे मिलेगा वह वर्तमान साझेदारों से बराबर बराबर अनुपात में प्राप्त करेगा। यानी कि एक साझेदार को अगर 100 रुपये मिलने हैं तो जो 2 वर्तमान में अगर साझेदार है ए और बी, तो वह दोनों से 50-50 रुपये लेगा, यानी कि इक्वल शेयर। तीसरा है कि यहाँ पर इक्वल नहीं है। जो सेकंड पॉइंट में तो था कि 100 रुपये लेने तो इक्वल लेगा, और यहाँ पर मान लीजिए 2 साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं, कोई 60-40 का रेशो हो सकता है, 70-30 का रेशो हो सकता है। तो अलग अलग अनुपात में जो नया साझेदार है जो अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट कि जब नया साझेदार फर्म में आता है तो पुराने साझेदारों के द्वारा कितना हिस्सा उस साझेदार के लिए छोड़ा जाता है। तो उस स्थिति में तो लाभ हानि अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है। तो इन सभी चारों परिस्थितियों को 1 बाय 1 हम करने का प्रयास करेंगे, एक एक करके, कि जब लाभ दिया हो सिर्फ जब बराबर अनुपात में प्राप्त करता है अपना हिस्सा नया साझेदार, और जब अलग अलग अनुपात में प्राप्त करता है अपना हिस्सा नया साझेदार, और जब पुराने साझेदार है जो अपना हिस्सा किस अनुपात में देते हैं, किस हिस्से में त्याग करते हैं, तो उस स्थिति में कैसे गणना की जाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जो नए अनुपात की गणना है वो किस प्रकार की जाती है। तो ये पहली परिस्थिति है जब क्वेश्चन के अंदर केवल यह दिया हो कि नए साझेदार को लाभों में कितना हिस्सा प्राप्त होगा। तो ये पहली परिस्थिति को हम करेंगे जब साझेदारों का लाभों में हिस्सा दिया हो केवल, उस परिस्थिति में कैसे निकाला जाता है नया अनुपात। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार ABC 3 पार्टनर हैं, लाभ हानि अनुपात 3:2:1 है, और जो नया साझेदार है उसको सिर्फ 1/6 हिस्से के लिए साझेदार लाभों में बनाया गया है। सिर्फ इतना ही बताया गया है पहली परिस्थिति कि लाभों में इसको 1/6 हिस्सा मिलेगा। तो इस परिस्थिति में जो लाभों की गणना है वो किस प्रकार की जाती है। तो इस परिस्थिति में तो सबसे पहले जो टोटल प्रॉफिट हम माना जाता है, टोटल प्रॉफिट को हम मान लेते हैं 1, यानी कि 1, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 100 या 1 मान लिया हमने। और उसमें से जो नया पार्टनर है D, उसका जो शेयर है लाभों में वो है 1/6। टोटल 1 D ले जाता है, उसमें टोटल में से 1/6, तो जो बच जाता है बाकी वो है 1 में से अगर 1/6 घटाते हैं तो बच जाता है 5/6। यानी कि जो 5/6 ये लाभ बचा है, अब टोटल में से 1 में से 1/6 D को देने के बाद 5/6 इस पर A, B और C तीनों इसको अपने लाभ हानि अनुपात के अनुसार बांटेंगे। तो देखते हैं किस प्रकार निकलता है। तो पहले A का शेयर निकालते हैं। तो A जो बचा हुआ था वो था 5/6। 5/6 को बांटना है 3:2:1 में A, B और C में। तो 3/6 यानी कि 5/6 का 3/6 तो ले जाएगा A, यानी कि 15/36। फिर B का हिस्सा देखते हैं। तो B 5/6 जो बचा हुआ था टोटल D को देने के बाद उसका 2/6 लाभों में हिस्सा प्राप्त करेगा, यानी कि 10/36। उसके बाद C की बात करते हैं। तो 5/6 में से इसका हिस्सा है 1/6, यानी कि 5/36।
तो इस तरह से जो डी को एक में से 1/6 देने के बाद जो 5/6 बचता है उसे ए बी सी अपने लाभ हानि अनुपात में बांट लेते हैं। तो ए का हिस्सा आ जाता है 15/36, बी का 10/36 और सी का 5/36। और डी का तो हमें पता है, डी का शेयर है लाभों में 1/6। तो सबका जो डिनोमिनेटर है सबके नीचे 36 है, तो इसके डिनोमिनेटर को भी नीचे हम 36 लेके आना ताकि जो बेस है वो बराबर हो जाए। तो इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाता है 6/36। तो अब ए बी सी डी तीन सबके नीचे डिनोमिनेटर बराबर हो जाता है, तो जो इसके ऊपर वाली संख्या है न्यूमिनेटर, तो ये इसका न्यू रेशो बन जाता है। तो न्यू रेशो हमारा होता है इस क्वेश्चन में 15:10 और 5:6, यानी कि 36 जो डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए और इसका जो न्यूमिनेटर है ये इसका न्यू रेशो कहलाता है। इस क्वेश्चन में 15:10:5:6 इसका न्यू रेशो है। तो दोबारा देखते हैं एक बार। तो ए टोटल था 1, उसमें से 1/6 दे दिया डी को, बच गया 5/6। 5/6 को ए बी सी में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिया जाता है 3-2-1 में। तो 5/6 का 3/6 ए का, 5/6 का 2/6 हिस्सा बी का और 5/6 का 1/6 हिस्सा सी का। तो ये ए बी सी का निकल गया। डी का 1/6 था, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए इसको 6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 6/36 आ जाता है। तो इस तरह से जब बेस बराबर हो जाता है तो इसका जो न्यूमिनेटर है वो इसका न्यू रेशो कहलाता है। तो न्यू रेशो आया इस क्वेश्चन में 15:10:5:6। अगले एग्जाम्पल से एक और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। यह दूसरी परिस्थिति है जब नए साझेदार का हिस्सा भी दिया हो लाभों में कितना लेगा और साथ में यह भी बताया गया हो कि वह जो हिस्सा उसको मिलना है वह दूसरे साझेदारों से बराबर अनुपात में प्राप्त करेगा। तो हमने 4 परिस्थिति पढ़ी थी। एक में तो केवल उसका हिस्सा दिया हो, दूसरे में वो बराबर प्राप्त करेगा, तीसरे में अलग अलग अनुपात में प्राप्त करता है, और जो चौथा था जो वर्तमान साझेदार हैं जो कितना कितना अपने लाभों में हिस्सा नए साझेदार को देते हैं। दूसरी परिस्थिति अब हम कर रहे हैं जिसके अंतर्गत जो नया साझेदार है उसका लाभों में हिस्सा दिया हुआ है और साथ में ये बताया गया है कि वह वर्तमान साझेदारों से जो पहले थे उनसे बराबर बराबर प्राप्त करेगा। तो अब देखते हैं। तो जो नया साझेदार है सी, इसको मिलना है लाभों में हिस्सा 1/6। अब जो सी है इसमें कहा गया है कि विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करेगा। तो यानी कि आधा आधा प्राप्त करेगा, जितना ए से उतना ही बी से। तो टोटल इसको मिलना है 1/6। तो इसका आधा करते हैं, यानी कि आधा कर दिया 1/6 का, यानी कि 1/12 ए से प्राप्त करेगा सी और 1/12 बी से प्राप्त करेगा सी। तो सी को टोटल मिलना है 1/6, उसका आधा ए से ए देगा, यानी कि 1/12 ए 1/12 बी। तो अब ए और बी का देखते हैं, यानी कि सी को देने के बाद उनका हिस्सा कितना बच जाता है नया, और सी का अभी नया अनुपात निकालते हैं अब हम। तो पहले देखते हैं ए का हिस्सा। जो ए है इसका जो हिस्सा है 7:5 था ए और बी का। तो ए के पास पहले हिस्सा था 7/12। तो 7/12 में से 1/12 ये दे देता है सी को। तो 7/12 में से 1/12 देने के बाद इसका बच जाता है हिस्सा। तो एलसीएम आ जाता है 12, 7 - 1 यानी कि 6/12। उसी तरह से बी का देखते हैं। बी का आ जाता है, हिस्सा था पहले 5/12। तो बी ने अपने हिस्से में से 1/12 दे दिया सी को। तो 5/12 - 1/12 तो एलसीएम 12, 5 - 1 यानी कि 4/12। तो ये आ गया ए का नया हिस्सा 6/12 और बी का जो नया हिस्सा यानी देने के बाद जो बचता है नया वो है 4/12। और सी का तो हमें पता ही है कितना था 1/6, यानी कि 1/6। फिर वही डेनोमिनेटर बराबर करना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2/12। तो ये हमारा अनुपात आ जाता है 6:, क्योंकि अगर डेनोमिनेटर बराबर जाता है तो जो ऊपर वाली संख्या होती है फिर वो उनका नया अनुपात कहलाती है। तो ए बी सी का जो नया रेशो है 6:4:3
2। इसको हम काट सकते हैं क्योंकि दोनों 2 जाते हैं, तो 3:2:1। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन में न्यू रेशो। जब क्वेश्चन में कहा गया हो जो साझेदार है नया, जितना उसको लाभों में हिस्सा मिलेगा वो जो पुराने साझेदार हैं उनसे बराबर बराबर प्राप्त करेगा। तो इसको टोटल मिलना था 1/6, तो इसका आधा 1/2 से आधा कर दिया, 1/12 देगा ए। तो ए में से 1/12 घटा दिया, बी में से 1/12 घटा दिया। ए का नया आ गया 6/12 और बी का नया आ गया 4/12 और सी का हमें पता ही है 1/6 था इसका हिस्सा। तो 12 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2/12। तो अगर इनका डेनोमिनेटर बराबर हो जाता है, जो नोमिनेटर है वो इनका न्यू रेशो कहलाता है। तो 6:4:2, तो काट के बच गया 3:2:1। तो इस परिस्थिति में यह हुआ हमारा नया रेशो, यानी कि न्यू रेशो हो गया ए, बी और सी का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी पार्टनर हैं ए, बी, सी और उनका अनुपात है 7:3। ये सी 2 ही साझेदार हैं इसमें, ए बी है 7:3। तो सी को इन्होंने एडमिट किया तीसरे साझेदार को 3/7 हिस्से के लिए लाभों में, और जो 3/7 इसको मिलना है 2/7 तो लेगा ए से और 1/7 लेगा बी से। तो इस क्वेश्चन में अब अलग है, जो पिछले 2 एग्जाम्पल हमने किए, ये तीसरी परिस्थिति है जब जो साझेदार है जितना हिस्सा उसको प्राप्त होना है वो अपने जो पुराने साझेदार हैं उनसे अलग अलग अनुपात में प्राप्त करता है। पहले जो एग्जाम्पल 2 किए उनमें इक्वल था, अब जो तीसरा है इसमें अलग अलग अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करेगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं अब, तो ए का जो हिस्सा है, ए का हिस्सा है वो था लाभों में 7/10। इसने 7/10 था, अपने हिस्से में से दे दिया 2/7। तो 7/10 का 2/7 घटाते हैं तो एलसीएम आ गया 70 और 7 7 7 49 माइनस 7 10 दूनी 20, यानी कि 29/70। तो ये आ जाता है हमारा ए का हिस्सा 29/70। अब बात करते हैं बी की। तो बी का हिस्सा था लाभों में 3/10 माइनस इस बी ने अपने हिस्से में से दिया है 1/7 सी को, तो 1/7 जितना दिया उतना घटा देते हैं। तो एलसीएम आ गया 70। तो 10 7 70 7 दिया 21 माइनस 7 आया 70, 10 एकम 10, तो 21 में से 10 गए 11/70। तो इसका आ जाता है 29/70 और उसका आ जाता है 11/70 और सी का तो हमें पता ही है कि 3/7 है इसका। तो इसको नीचे 70 लेके आना है तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 30/70। अब तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो बराबर हो चुका है, तो इनके जो ऊपर वाली संख्या होती है वो हमारा न्यू रेशो होती है, तो वो होती है 29:11:37। तो ये हो गया हमारा न्यू रेशो। जब वो अलग अलग अनुपात में लेता है और उनको उसमें हिस्से में से घटा देते हैं, तो और इनका जो हिस्सा नया अनुपात निकला इस क्वेश्चन के अनुसार 29:11:30। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी वही सेम एग्जाम्पल है, तीसरी परिस्थिति है जब अलग अलग अनुपात में वो प्राप्त करता है। तो फिर वही, तो ए और बी है, सी है 2 सी, फिर एरर है टाइपिंग। तो ए और बी 2 पार्टनर है, तो 7 और 5 अनुपात इनका लाभानुपात है। सी को एडमिट करते हैं 1/6 हिस्से के लिए, तो 1/24 फ्रॉम ए और 1/8 फ्रॉम बी, यानी कि दोनों से अलग अलग अनुपात में अपना हिस्सा वो प्राप्त करता है। तो इस केस में फिर वही सेम पिछले एग्जांपल्स की तरह, तो ए का हिस्सा निकालते हैं। तो ए का हिस्सा पहले था 7/12, तो 7/12 में से इसने अपने हिस्से में से दे दिया 1/24। उसी तरह से बी था, तो बी का हिस्सा था 5/12, तो इसने अपने हिस्से में से दे दिया 1/8। तो अब इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 12 और 24 का एलसीएम निकालते हैं तो वो आ जाता है 24। तो 24 एलसीएम आ गया, तो 24 एलसीएम आ गया, 12 दूनी 24 2 सत्ते 14
माइनस 24 एकम 24 1, यानी कि 14 में से 1 गया 13/24। अब बात करते हैं दूसरे की, तो इसका एलसीएम वो भी आ जाता है हमारे पास 24। 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, वो भी आ गया 24। तो 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, माइनस 8 तिया 24, 3 एकम 3, यानी 10 में से 3 गया 7/24। ए का निकल गया नया 13/24, बी का 7/24, और सी का तो हमें पता ही है, सी का जो हिस्सा है वो था लाभों में 1/6। तो 24 लेके आना है नीचे, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तो आ जाता है 4/24। तो अब डेनोमिनेटर बराबर हो गया, तो ए का तो है 13/24, बी का है 7/24, इसका है 4/24। तो जब डेनोमिनेटर बराबर हो जाते हैं तो इनका जो न्यूमरेटर है वो इनका न्यू अनुपात कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो नया रेशो होगा वो हो जाएगा 13:7:4। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो न्यू रेशो है वो 13:7:4 है। तो अगला एग्जाम्पल अब देखते हैं। तो एक और एग्जाम्पल है ये, अगला हमारा एग्जाम्पल। तो इसके अंदर ए और बी पार्टनर है, 2 पार्टनर हैं, इनका अनुपात है 4:3। तो सी को इन्होंने एडमिट किया एक नए पार्टनर के रूप में, वह लाभों में हिस्सा लेगा 20%, यानी कि 5वां हिस्सा, यानी कि 1/5। 20% मतलब 20/100, यानी कि 1/5 हिस्से के लाभों में वो साझेदार है। पहले तो हमें दिया होता था कि जो हिस्सा मिलना है साझेदार को, वो इससे इतना प्राप्त करेगा, वो उससे इतना प्राप्त करेगा। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर अलग अलग अनुपात में तो प्राप्त करेगा, ये तीसरी ही परिस्थिति है, लेकिन कितना प्राप्त करेगा ये नहीं दिया हुआ। पहले इस क्वेश्चन में ये निकालना पड़ेगा कि जो ए से कितना लेगा और बी से कितना लेगा। तो मान लीजिए अब जो साझेदार है नया, वो लाभों में हिस्सेदार है सी को लाभों में हिस्सा मिलेगा 1/5, लेकिन ये कहता है कि जो सी को 1/5 हिस्सा मिलना है ही एक्वायर, वो प्राप्त करेगा इन द रेशो ऑफ 1:2 फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि जितना इसको मिलना है वो 1:2 में ए और बी से प्राप्त करेगा। अब देखते हैं कि जो सी है वो ए से कितना हिस्सा प्राप्त करेगा और बी से कितना हिस्सा प्राप्त करेगा। तो 1:2 में प्राप्त करना है, तो 1/5 का 1/3 और 1/5 का 2/3, तो ये आ जाता है 1/5 का 1/3, यानी कि 1/15, वो आ जाता है 2/15, यानी कि सी जो है ए से प्राप्त करेगा 1/15 और बी से प्राप्त करेगा 2/15। पिछले जो एग्जाम्पल हमने पढ़े उसमें क्लियर कट दिया होता था कि वो इससे इतना प्राप्त करेगा, वो इससे इतना प्राप्त करेगा, लेकिन इन क्वेश्चन में ये कहा गया था कि वो 1/5 हिस्सा लेगा, लेकिन ए और बी से इस अनुपात में लेगा, यानी कि जो 1/5 का 1/3 करके आएगा वो तो ए देगा, और जो 1/5 का 2/3 करके आएगा वो बी देगा। तो इस तरह से जो सी है वो ए से प्राप्त करेगा 1/15 और बी से प्राप्त करेगा 2/15। अब ए का हिस्सा निकालते हैं, कितना है। ए के पास पहले था 4/7 माइनस 4/7 में से ए कितना दे रहा है सी को 1/15। उसी तरह से बी की बात करते हैं, तो बी के पास है 3/7, तो वो दे रहा है बी इसको 3/7 में से 2/15। तो एलसीएम लेते हैं, 15 7 105, तो आ जाएगा 7 गुना में 15, 15 चौके 60 माइनस 15 7 7, यानी कि 53। तो इसका तो बच गया 53। तो बी की बात करते हैं, फिर वही एलसीएम आ गया 105, तो ये आ जाएगा 7 15, तो 15 3 45 माइनस 15 7 दूनी 14, 45 में से 14 गए, तो बी का आ जाता है हमारे पास 31। तो इसका तो आ गया 53, इसका आ गया 31। अब बात करते हैं सी की, तो सी को लाभों में हिस्सा मिलना है 1/5। फिर अब तो हमें नीचे 105 लेके आना है, क्योंकि जो बेस है वो 105 है दोनों ही केसेस में, तो इस केसेस में भी 105 लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए 21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो वो जाएगा 21/105। अब तीनों का बेस बराबर हो चुका है, तो पहले का तो आया 53, दूसरे का आया 31
और तीसरे का आता है 21। तो नया अनुपात हो जाएगा 53:31। तो इस तरह से जो हमारा है वो न्यू रेशियो निकल जाता है 53:31:21। तो इस क्वेश्चन में हमारा नया अनुपात आ गया 53:31:21। तो अगला एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है, सेम वही पिछले की ही तरह है, जो कौन किससे कितना हिस्सा प्राप्त करेगा जब क्वेश्चन में हमें दिया हो, तो उस परिस्थिति में हम किस प्रकार निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ABC पार्टनर हैं, 3-2-2 इनका अनुपात है। ये फिर वही तीसरी परिस्थिति ही है जिसके अंदर लाभों में उसका हिस्सा दिया हुआ है और ये दे रखा है कि वो किस किस अनुपात में, अलग अलग अनुपात में वो उनसे प्राप्त करेगा। तो वो है हमारे पास 2-2-1। तो अब देखते हैं। तो जो पहले बात करते हैं, डी जो नया साझेदार है उसको हिस्सा मिलना है लाभों में 1/5, लेकिन वो प्राप्त करेगा 2-2-1 अनुपात में ए, बी और सी से। तो देखते हैं ए कितना से कितना लेगा, बी से कितना और सी से कितना। तो निकालते हैं। जो डी है वो कितना कितना प्राप्त करेगा, ए से, बी से और सी से। तो 1/5 इसको टोटल मिलना है। तो 1/5 का 2-2-1 यानी कि 2:2:1 में प्राप्त करेगा ए, बी और सी से, यानी कि 2/5। 1/5 का 2/5, 1/5 का 1/5। तो इस तरह से ये निकल जाएगा। ए से इतना प्राप्त करेगा, बी से इतना और सी से इतना। तो ये आ जाता है 2/25, यह आ जाता है 2/25 और यह आ जाता है 1/25। तो ए से प्राप्त करेगा डी 2/25, बी से प्राप्त करेगा डी 2/25 और सी से प्राप्त करेगा डी 1/25। ये तो था डी का हिस्सा, ए से कितना प्राप्त करेगा, बी से कितना और सी से कितना। अब निकालते हैं ए का नया हिस्सा कितना है। तो पहले ए की बात करते हैं। तो ए के पास पहले हिस्सा था 3:2:2 यानी कि 3-2-2 के पार्टनर है ABC। तो ए का निकालते हैं पहले 3/3, 2 5 और 2 7, 3/7 हिस्सा था लाभों में और उसमें से 2/25 ये देगा हमारे डी को। बी की बात करते हैं। तो बी के पास पहले था 2/7, ये अपना दे रहा है 2/25। उसी तरह से सी की बात करते हैं। तो सी का था हिस्सा लाभों में 2/7, तो ये अपने हिस्से में से दे रहा है 1/25। तो पहले तो निकाला भी ए जो डी है, ए से कितना प्राप्त करेगा, बी से कितना और सी से कितना। अब निकाल रहे हैं ए का नया हिस्सा बी का और सी का। तो ए का तो आ गया 3/7 था, 2/25 दे दिया। बी का 2/7 था, 2/25 दे दिया, घटा दिया। सी का 2/7 था, उसमें से 1/25 दे दिया। तो इनका नया अनुपात निकालते हैं। तो एलसीएम आ गया 25 गुणा में 7 हमारा निकल जाता है 175। तो 7 को 75 से भाग करते हैं तो आ जाता है 25 25 या 75 माइनस 25 7 7 दूनी 14। तो ये हमारा निकल जाता है 61 बटा में 175। अब बात करते हैं बी की। तो फिर वही एलसीएम 175। तो 7 25 दूनी 50 माइनस 25 7 दूनी 14। तो ये आ जाता है हमारे पास 36। बात करते हैं सी की। सी का कितना हिस्सा रह गया 175। 175 में से 25 दूनी 50 माइनस 25 7 यानी कि 7। 25 50 में से 7 गया, ये आ गया 43। तो ए का निकल गया 61, बी का निकल गया 36, सी का निकल गया 43। अब बात करते हैं डी की। जो नया साझेदार है इसे लाभों में हिस्सा प्राप्त होना है 1/5। तो 1/5 अगर इसको लाभों में हिस्सा मिलना है तो हमें नीचे 175 करना है। तो 175 से करने के भाग करके तो हम निकाल सकते हैं कि ये इसे कितना हिस्सा है, यानी कि 35। 35 पंजा 175। तो 35 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाता है 35/175। तो ए का नया अनुपात आ गया 61, बी का 36, सी का 43 और डी का आ जाएगा 35। तो नया अनुपात होगा ये हमारा 61:36:43:35, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर होने चाहिए तभी रेशो निकल सकता है। तो ऊपर तीनों का 175 था, इसका डी का 1/5 हिस्सा लाभों में है। तो नीचे 175 करने के लिए ऊपर नीचे 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया
61:36:43:35 ये हमारा न्यू रेशियो कहलाएगा। तो ये जो तीसरी परिस्थिति थी, जब लाभों में हिस्सा प्राप्त करता दिया हुआ हो और किस किस अनुपात में प्राप्त करेगा दिया हो। पहले जो दो हमने किया एग्जाम्पल उसमें सीधा दिया हुआ था इतना प्राप्त करेगा। अब जो दो एग्जाम्पल केस में किया कि इस अनुपात में प्राप्त करेगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हमारा नेक्स्ट। जब ए और बी है दो पार्टनर और लाभ हानि अनुपात 3:2 और एडमिट किया नए साझेदार को 20% लाभों में हिस्सा यानी कि 1/5 हिस्सा प्राप्त करेगा। सारा का सारा ए से प्राप्त करेगा, जितना हिस्सा सी को मिलना है वो सारा का सारा ए देगा। पहली परिस्थिति, दो परिस्थितियाँ हैं ए और बी। तो अगर यदि सारा का सारा ए से प्राप्त करे तो नया अनुपात क्या होगा, यदि सारा का सारा बी से प्राप्त करे तो नया अनुपात क्या होगा। तो पहले बात करते हैं पहली परिस्थिति की। तो ए का जो है पहले अनुपात हिस्सा था ए का 3/5। तो ए का पहले हिस्सा है लाभों में 3/5। तो जो सी है नया साझेदार, जितना उसको मिलना है पहली परिस्थिति में सारा का सारा वो ए से प्राप्त करेगा। तो 3/5 माइनस 1/5 यानी कि 2/5। तो ए का हिस्सा आ गया नया 2/5। बी में कोई चेंज नहीं क्योंकि बी ने कुछ भी नहीं दिया सी को। पहली परिस्थिति की हम बात करते हैं तो बी का वही हिस्सा रह जाएगा 2/5। सी का तो हमें पता ही है 1/5 है इसका हिस्सा। अब तीनों में डेनोमिनेटर बराबर है तो पहली परिस्थिति में रेशो आ गया हमारा 2:1। तो ये हमारा हो गया न्यू रेशो, अगर यदि वह सारा का सारा हिस्सा ए से प्राप्त करता है। अब बात करते हैं दूसरी परिस्थिति की। जब वो बी से प्राप्त करता है उस परिस्थिति में कैसे होगा। तो ए का हिस्सा कोई चेंज नहीं 3/5। बात करते हैं बी की। बी के पास था 2/5, उसमें से 1/5 इसने दे दिया तो इसके पास बच जाता है 1/5। तो सी का तो 1/5 ही था हिस्सा लाभों में, डेनोमिनेटर बराबर है तो नया अनुपात हो जाता है हमारा 3:1:1। तो ये हो गया न्यू रेशो। यदि सारा का सारा ए से प्राप्त करे तो 2:1 निकल आता है हमारा नया अनुपात। यदि सारा का सारा वो इससे प्राप्त करता है तो नया अनुपात आ जाता है 3:1:1। तो अब हम चौथी परिस्थिति करते हैं जिसके अंतर्गत नए साझेदार को लाभों में कितना हिस्सा मिलेगा नहीं दिया होता और वह कितना कितना प्राप्त करेगा वो भी नहीं दिया हुआ। तो इसके अंदर दिया होता है जो पुराने साझेदार हैं वो कितना कितना हिस्सा नए साझेदार को देंगे। तो अब तक हमने पढ़ा था जो दिया होता था पहले कि जो नया साझेदार है वो कितना हिस्सा लाभों में प्राप्त करेगा और किस किस अनुपात में प्राप्त करेगा और कितना कितना प्राप्त करेगा नए साझेदार। तो अब बात इस क्वेश्चन में चौथी परिस्थिति है जो पुराने साझेदार कितना कितना हिस्सा नए साझेदार को देंगे, उस परिस्थिति में कैसे लाभों की गणना की जाती है देखते हैं। तो ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 इनका लाभ हानि अनुपात है। तो दो पार्टनर इन्होंने एडमिट किए हैं सी और डी। पहले ए और बी थे, अब दो एडमिट कर लिए सी और डी। तो ए ने 1/3 हिस्सा दिया अपने हिस्से ऑफ यानी कि का, अपने हिस्से का 1/3 दिया सी को और बी ने अपने हिस्से का 1/2 दिया डी को। तो ए ने दिया सी को, बी ने दिया डी को। देखते हैं कैसे निकालते हैं नया अनुपात इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले बात करते हैं ए की। तो ए के पास था पहले 3/5। तो ए ने अपने हिस्से का दिया 1/3। और बात करते हैं बी की। तो बी ने अब के पास था 2/5। तो बी ने अपने हिस्से का दिया 1/2 यानी ऑफ है, ऑफ का मतलब का यानी कि गुणा। तो अब जितना हिस्सा इनके पास था उसका 1/3, जितना इसका 1/2। तो ए ने सी को कितना दिया, तो ये 3 से 3 कट जाता है तो यह आ जाता है 1/5 यानी कि 1/5 ए ने दिया सी को। अब बी की ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ से बी ने डी को दिया 1/5। तो ये तो आ जाता है सी का नया अनुपात कितना हिस्सा सी को मिलेगा, यह आ जाता है डी का नया कितना है। अब बात करते हैं ए और बी की। तो ए और बी का नया अनुपात कितना है, ये तो अभी हमने सी और डी का निकाला है। ए ने जितना दिया सी को वो 1/5 उसका नया इसका हिस्सा लाभों में, बी ने डी को दिया उसका हिस्सा लाभों में। अब ए और बी का नया निकालते हैं। अब बात करते हैं ए की। तो ए के पास था पहले 3/5।
उसने अपने हिस्से में से दे दिया 1/5, तो इसका हिस्सा बच गया 2/5। अब बात करते हैं बी की। देने के बाद कितना हिस्सा बच गया डी को, तो बी के पास था 2/5, इसने दे दिया अपने हिस्से में से 1/5, तो इसका रह गया 1/5। तो ये आ गया ए का, ये आ गया बी का, ये आ गया सी का और ये आ गया डी का। तो चारों में बेस बराबर है 5 5 5 5, तो जो इनका नोमिनेटर होता है वही हमारा न्यू अनुपात हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हो गया हमारा नया अनुपात 2:1:1:1, यानी कि ए बी सी डी का जो 4 साझेदार हो गए हैं अब, उनका लाभांश अनुपात है 2:1:1:1। तो ये चौथी परिस्थिति थी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी से संबंधित। एक और एग्जाम्पल अभी करते हैं, इससे संबंधित है ये। तो ए और बी पार्टनर हैं, 7:3 इनका रेशो है, और ए जो है इन्होंने शामिल कर लिया सी को साझेदारी में, नया साझेदार। तो ए अपने हिस्से का 2/7 देगा और बी अपने हिस्से का 1/7 देगा सी को, यानी कि ए की साझेदार शामिल किया है। दोनों सब पुराने साझेदार हैं, वो अपना हिस्से में से कुछ ना कुछ दे रहे हैं नए साझेदार को। चौथी परिस्थिति है, इसमें नए साझेदार को कोई हिस्सा नहीं दिया, कितना वो लेगा लाभों में और किस किस अनुपात में लेगा और कितना कितना लेगा, इसमें ये बताया गया है जो पुराने साझेदार है वो कितना कितना देंगे। तो बात करते हैं, तो ए जो है वो कितना देगा सी को और बी जो है कितना देगा सी को। तो बात करते हैं, ए के पास पहले था 7/10, उसने अपने हिस्से का दे दिया 2/7। बी की बात करते हैं, बी के पास था पहले 3/10, तो बी ने अपने हिस्से का दे दिया 1/7। तो ए ने कितना दिया सी को और बी ने कितना दिया सी को, वो निकालते हैं। 7 दूनी 14/70 और बी ने दिया है 3/70। तो ये आ गया, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये टोटल ए ने दिया इतना, बी ने दिया इतना, तो सी का निकल जाएगा इन दोनों को जोड़ के, यानी कि 17/70। दोनों को जोड़ देंगे तो 70 बेस बराबर है, तो 14 + 3 17/70 जो है वो सी का हमारा रेशो निकल जाता है 17/70। सी को मिलेगा इतना। अब बात करते हैं ए का नया कितना है, तो ए का निकालते हैं नया अनुपात। ए के पास था पहले 7/10, उसने अपने हिस्से में से दे दिया 14/70। अब बी की बात करते हैं, बी के पास था 3/10, उसने अपने हिस्से में से दे दिया 3/70। तो अब इनका नया निकाल लेते हैं कितना आएगा, तो 70 आ गया एलसीएम, और 7 7 से 49 माइनस 14, और इसका निकल जाता है 70 आ गया एलसीएम, 7 या 21 माइनस 3, यानी कि ए का आ जाता है 49 में से 14 गए 35, और बी का आ जाता है 21 में से 3 गए 18, यानी कि नीचे 70 ही है, इसके नीचे भी 70, इसके नीचे भी 70 और इसके नीचे भी 70। तो 35/70, 18/70 और सी का तो हमने निकाल ही लिया, इन दोनों को जोड़कर जितना ए ने दिया और जितना बी ने दिया 17/70। तो अब तीनों का बेस बराबर 70 है, तो हमारा न्यू अनुपात हो जाता है 35:18:17। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमने आज 4 परिस्थितियाँ की। पहली परिस्थिति केवल यह बताया गया हो नए साझेदार को लाभों में कितना हिस्सा मिलेगा। दूसरी परिस्थिति, जब ये दिया हो भी साझेदार को लाभों में इतना हिस्सा मिलेगा और वो बराबर बराबर प्राप्त करेगा पुराने साझेदारों से। तीसरी परिस्थिति थी, नए साझेदारों का लाभों में हिस्सा भी दिया हुआ था और वो पुराने साझेदारों से अलग अलग अनुपात में प्राप्त करेगा, और कितने कितने अनुपात में प्राप्त करेगा वो क्वेश्चन में दिया होता है। कई बार तो सीधा दिया होता है भी 1/7 2/7 प्राप्त करेगा, और कई बार दिया होता है कि वो किस अनुपात में प्राप्त करेगा। तीसरी परिस्थिति यानी कि अलग अलग अनुपात में प्राप्त करना। चौथी परिस्थिति, जब नए साझेदार का हिस्सा नहीं दिया होता, बी जो पुराने साझेदार हैं वो कितना कितना नए साझेदार को देंगे, तो उनका टोटल करके हम नए साझेदार का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने ये चारों परिस्थितियाँ की हैं, और आज का हमारा टॉपिक नया अनुपात निकालने का, चारों परिस्थितियाँ हमने 1 बाय 1 कर ली हैं। और आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।